सी में आपको पूरा का पूरा पढ़ा चुका हूँ, आई पढ़ेंगे और फिर सी और आई को जोड़ देंगे, ठीक है, तो जो है हमारा प्रॉपर एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई आई का मतलब क्या होता है। आई का मतलब जो होता है यहाँ पे आई का, ये है यहाँ पे निवेश फलन, ठीक है, निवेश फलन ये इसको कहते हैं और इसको यहाँ पे आई से इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसको जो है इस तरीके से डिनोट करते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है ना वो फंक्शन है इनकम का, ठीक है जी, निवेश जो है वो आय का फलन है, ठीक है। निवेश जो है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो निवेश है ना, निवेश जो है वो आय का, निवेश जो है वो आय का फलन है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो निवेश है ना वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है किस पे, इस चैप्टर के अंदर y क्या है, इस चैप्टर के अंदर y जो है वो हमारी आय है। तो हमारा जो निवेश है वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमारी आय पे, हमारी आय पर जो है डिपेंड करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बेसिकली ये देखा जाता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाती है, जैसे जैसे इनकम घटती है वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट भी घटती रहती है। इनकम का और आय का, सॉरी, इनकम का और इन्वेस्टमेंट का बेसिकली जो रिलेशन होता है ये प्रत्यक्ष संबंध होता है। ये बात आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है। अगर हम बात करते हैं कि निवेश कितने तरीके का होता है, इसके टाइप कई बारी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निवेश के प्रकार बताइए। निवेश के जो प्रकार होते हैं ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं। पहला जो निवेश होता है इसको स्वायत्त निवेश के नाम से जानते हैं और दूसरा जो निवेश होता है इसको जो है हम प्रेरित निवेश के नाम से जानते हैं। क्या होता है स्वायत्त निवेश और क्या होता है प्रेरित निवेश, इसके रिगार्डिंग ज़रा आप समझेंगे। इसके ऊपर डिफरेंस बेटा कई बार आ जाता है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, अभी जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है कि भाई इनकम बढ़ने पे निवेश बढ़ता है, इनकम घटने पे निवेश घटता है, ये वाला जो निवेश होता है इसको प्रेरित निवेश के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे निवेश का आय के साथ सीधा संबंध होता है। ऐसे निवेश का जो उद्देश्य होता है वो होता है लाभ कमाना। लाभ कमाने के उद्देश्य से जितने भी निवेश किए जाते हैं वो हम जो है प्रेरित निवेश कहते हैं। और ऐसा निवेश जो है निजी उत्पादक वाले जो हैं करते हैं। निजी उत्पादक इस तरीके का निवेश करते हैं क्योंकि जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स होते हैं वो लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं। अगर मैं इसके कर्व की बात करता हूँ कि प्रेरित निवेश का कर्व जो है वो किस तरीके से बनेगा, तो अगर मैं इसके कर्व की बात करता हूँ, इसका जो कर्व है वो हमें कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे जो है, मान लीजिए ये मेरा आय है और ये मेरा जो है निवेश है, ठीक है। तो जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे जो है मेरा निवेश भी बढ़ेगा। इसको प्रेरित निवेश कहते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ कि स्वायत्त निवेश जो है क्या होता है, तो स्वायत्त निवेश के अंदर क्या होता है बेटा, इनकम बढ़ने पे या इनकम घटने पे ये जो निवेश होता है ना ये स्थिर रहता है। ये जो निवेश है ये स्थिर रहता है, ये फिक्स रहता है। इनकम बढ़ने पे ये बढ़ता नहीं है, इनकम घटने पे ये घटता नहीं है। इनकम का इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ऐसी इन्वेस्टमेंट का जो उद्देश्य होता है, स्वायत्त निवेश की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसी इन्वेस्टमेंट का जो उद्देश्य होता है वो बेसिकली सामाजिक कल्याण करना होता है, ठीक है। सामाजिक कल्याण के लिए ऐसे निवेश किए जाते हैं समाज को जिससे फ़ायदा होता है। और ऐसे निवेश लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं किए जाते कि मुझे इससे लाभ होगा। तो ऐसे निवेश बेसिकली सरकार करती है या सार्वजनिक क्षेत्र भी कह सकते हो, इसको आप निजी क्षेत्र भी कह सकते हो और इसको आप जो है सार्वजनिक क्षेत्र भी कह सकते हो। जैसे कि
सरकार जितने भी सरकारी स्कूल बनवाती है, सरकारी हॉस्पिटल बनवाती है, तो उसमें जो सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो लाखों करोड़ों रुपए का पैसा लगा रही है, वो सरकार ये सोच के नहीं करती है कि मेरे को इससे कोई प्रॉफिट होगा। वो सरकार कहती है भाई समाज का कल्याण होना चाहिए बस। क्योंकि इस वाले निवेश का इनकम के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। इस वजह से अगर मैं इसके कर्व को ड्रॉ करता हूँ तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ज़ीरो, यहाँ पे जो है आय आ गया और यहाँ पे जो है निवेश आ गया। क्योंकि इसका आय के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, इसलिए इसका जो कर्व बनता है बेटा, ये इस तरीके से बनता है कि चाहे इनकम इतनी हो जाए, चाहे इनकम इतनी हो जाए, चाहे इनकम इतनी हो जाए, इनकम कुछ भी हो जाए, इनकम का आय पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आय टोटली जो है स्वतंत्र है इनकम से, इनकम बढ़े या घटे आय फिक्स रहेगी। तो ये होता है स्वायत्त निवेश। और आपको ये ध्यान रखना है, वो निवेश जो इनकम के लेवल से स्वतंत्र होता है उसको स्वायत्त निवेश कहते हैं। और आई बार से इसको इंडिकेट किया जाता है, जैसे कि कल हमने स्वायत्त उपभोग के रिगार्डिंग पढ़ा था जिसको हम सी बार कहते हैं। इसी तरीके से स्वायत्त निवेश को यहाँ पे आई बार के नाम से जाना जाता है। अब बेटा अगर आपको याद हो तो मुझे कौन सा निवेश पढ़ना है, जरा इस बात पे हम जरा चर्चा करते हैं। मुझे कौन सा डायग्राम बनाना है, मेरे चैप्टर के अंदर जो आई है वो कौन सा है, स्वायत्त वाला मुझे पढ़ना है या प्रेरित वाला मुझे पढ़ना है, ये जरा आपको ध्यान से समझना है। तो जरा कान खोल के जरा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सुनेंगे। हमने कल ये पढ़ा था कि भाई समग्र मांग के जो घटक होते हैं ना, ये होते हैं C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको ये बताया था ये आई कौन है, यहाँ पे निजी उत्पादक है, निजी। और निजी उत्पादक मैंने आपको ये बोला भाई ये तो लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करता है, ठीक है। तो और मैंने आपको नीचे ये भी बताया था कि अगर वो समग्र मांग के घटक पूछे तो आपको C प्लस आई प्लस जी और एक्स माइनस एम सब कुछ लिखना है। लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर केवल 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है, जिसके रिगार्डिंग हमको केवल इतना पढ़ाया जाता है कि एग्रीगेट डिमांड C प्लस आई का सम होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है नहीं भाई अंकुश, वो अलग चीज़ है, वो यहाँ पे जो है अभी नहीं आएगी, ये अलग चीज़ है, ठीक है। तो हाँ बोलिए। हाँ जी, अगर वो आपसे पूछे समग्र मांग क्या होती है, इसके घटक बताइए, तो आपको समग्र मांग का अर्थ लिख देना है। ये हमने ऊपर पढ़ा था समग्र मांग का अर्थ क्या होता है, ये समग्र मांग का अर्थ लिख देंगे। और उसके साथ साथ उसके जो घटक पूछे हैं तो उसके घटक में आपको C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये सब कुछ आपको जो है एक्सप्लेन कर देना है। लेकिन मैंने आपको ये बताया था, हाँ जी हाँ, तो भाई आपने कल क्लास नहीं ली ना यार, यही तो प्रॉब्लम है। और दिक्कत क्या होती है, मैंने वीडियो भी भेजी, आपने वीडियो नहीं देखी। मैंने सब पढ़ाया हुआ है, आप अगर वीडियो देखना, आपने वीडियो नहीं देखी है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि अर्थव्यवस्था 2 तरीके की होती है, एक होती है बंद अर्थव्यवस्था, एक होती है खुली अर्थव्यवस्था। बंद के अंदर आते हैं 2 तरीके के, एक होता है 2 क्षेत्रीय, एक होता है 3 क्षेत्रीय। जब मैं केवल 2 सेक्टर की बात करता हूँ, जब मैं केवल उपभोक्ता क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र की बात करता हूँ तो केवल मैं C प्लस आई लिखता हूँ। जब मैं 3 सेक्टर की बात करता हूँ तो इसमें G और जुड़ जाता है। और जब मैं 4 क्षेत्र की बात करता हूँ तो सारे सेक्टर जुड़ जाते हैं। लेकिन मैंने आपको ये बोला भाई मेरे को 3 और 4 नहीं पढ़ना, मुझे केवल 2 क्षेत्रीय पढ़ना है। लेकिन घटक जब पूछेगा तो सारे लिखने हैं। तो यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे ये जो आई है ये बेटा निजी क्षेत्र वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ये प्राइवेट वाला है। और मैंने आपको नीचे बताया प्राइवेट वाला जो है किसके लिए काम करता है, प्राइवेट वाला बेटा लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करता है। तो आपका क्वेश्चन, अब मैंने आपको 2 तरीके निवेश पढ़ाए, एक होता है प्रेरित और एक होता है स्वायत्त। तो मुझे कौन सा निवेश पढ़ना है, अभी तो ऊपर वाले सिनेरियो के अकॉर्डिंगली मुझे देख के ये लग रहा है कि भाई मुझे प्रेरित निवेश पढ़ना है। क्योंकि मैंने बोला प्रेरित निवेश कौन करता है, प्रेरित निवेश जो करता है वो निजी उत्पादक करता है, ठीक है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्रेरित निवेश निजी उत्पादक करता है, मुझे पढ़ना प्रेरित ही है। लेकिन बेटा आपको जरा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से एक चीज़ को समझना है। मैंने आपको ये बताया था
कि आय और रोजगार का जो निर्धारण है ना, इसको हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है इसको कहते हैं क्लासिकल अप्रोच, और दूसरा होता है किन्सकी अप्रोच। तो हमारे सिलेबस के अंदर क्या है, हमारे सिलेबस के अंदर किन्स का सिद्धांत है। हम किन्स का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। किन्स एक अर्थशास्त्री है जिन्होंने बताया है कि मेरे अकॉर्डिंगली एक अर्थव्यवस्था के अंदर आय और रोजगार का निर्धारण कैसे होगा। तो जब इन्होंने अपना ये सिद्धांत बनाया तो इनका ये जो सिद्धांत है ना बेटा, कुछ अजम्पशन पर आधारित है, कुछ मान्यताओं पर आधारित है, जिसको हम कहते हैं कुछ मान्यताओं पर आधारित है। तो इनकी जो सबसे बड़ी अजम्पशन है वो क्या है कि इनका जो सिद्धांत है ना, इनका जो सिद्धांत है वो जो है बेटा अल्पकाल पर आधारित है। अल्पकाल पर, अल्पकाल का मतलब है शॉर्ट टाइम पर बेस है ये, या शॉर्ट रन के ऊपर बेस है। इसका मतलब है कि जो किन्स है वो बेटा बहुत लंबे टाइम की बात नहीं करता कि आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या होने वाला है। वो बात करता है बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड की। शॉर्ट टाइम में कुछ भी हो सकता है, वो 1 दिन भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकते हैं, 1 महीना भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकते हैं। टाइम पीरियड कोई पर्टिकुलर मेंशन नहीं है, लेकिन टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है। लंबे समय की ये बहुत ज़्यादा बात नहीं करता, ठीक है, क्योंकि उसका ये मानना है कि लॉन्ग रन में हम सब जो है मर जाते हैं, लॉन्ग रन में हम कोई भी जिंदा नहीं रहेंगे। तो भाई लॉन्ग रन कल किसने देखा है, सिंपल सी बात है। किस चलता है किस मुद्दे पे कि कल किसने देखा है, कल किसने देखा है, कल कुछ भी हो सकता है। जिंदगी अभी है, अभी जी लीजिए करंट में। तो ये बात चलती है इस पे। इसका जो सिद्धांत है वो अल्पकाल पर आधारित है, जिसकी वजह से अल्पकाल का मतलब होता है बेटा टाइम पीरियड बहुत ही ज़्यादा कम है। तो जब हमारे पास टाइम पीरियड बहुत ही ज़्यादा कम होता है तो उस टाइम पीरियड के अंदर इन्होंने जो है कीमत को, तकनीक को, निवेश को, इन सबको क्या मान लिया है, इन सबको इसने जो है स्थिर मान लिया है। स्थिर मानने का मतलब है फिक्स, क्योंकि इनका सिद्धांत अल्पकाल पर आधारित है। तो इनका मानना है कि भाई इतनी जल्दी शॉर्ट रन के अंदर हम बेटा निवेश, तकनीक, ये सब चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, ये सब फिक्स रहती हैं। क्योंकि इनको चेंज करने के लिए बड़े अमाउंट में पूंजी की ज़रूरत होती है और इतने कम टाइम में नहीं हो सकता। तो ये सब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज़ें क्या रहती हैं, स्थिर रहती हैं, फिक्स रहती हैं। अब क्योंकि वैसे मैं जो निवेश पढ़ रहा हूँ मैं प्रेरित ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसका जो सिद्धांत है वो अल्पकाल पर आधारित है, जिसकी वजह से निवेश इसने स्थिर मान लिया। तो भाई इनकम बढ़ने पे या इनकम घटने पे जो निवेश है वो क्या रहेगा बेटा, वो स्थिर रहेगा। तो मेरे को जो पढ़ना है बेसिकली वो स्वायत्त वाला ही पढ़ना है, स्वायत्त निवेश ही मुझे यहाँ पे पढ़ना है। क्योंकि अभी जो कर्व बन जाएगा, पढ़ में प्रेरित वाला ही रहा हूँ, लेकिन अल्पकाल पर बेस है, उसने स्थिर मान लिया। तो इसका जो कर्व है ये भी अभी इनकम के लेवल से फ्री हो गया, तो इसका भी जो कर्व है वो ऐसा ही बन जाएगा जो कि स्वायत्त निवेश कहलाएगा। क्योंकि वो निवेश जो इनकम के लेवल से जो है स्वतंत्र होता है, इनकम बढ़े या घटे वो स्थिर रहेगा, उसको स्वायत्त निवेश कहते हैं। तो हमें जो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है वो यही पढ़ना है, यही जो है आय का कर्व बनाना है। लेकिन अगर डिफरेंस आपसे पूछ लेता है कि प्रेरित निवेश और स्वायत्त निवेश में क्या डिफरेंस होता है, 3 नंबर में बहुत बारी एग्जाम में आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जो मैंने ऊपर 4 पॉइंट बताए हैं वही 4 पॉइंट आप बना के आएंगे। अब हमने बेटा ये बकवास क्यों पढ़ी है सारी की सारी, हमने ये बकवास इसलिए पढ़ी थी क्योंकि हमने आपको ये बताया कि एग्रीगेट डिमांड जो है ना वो C + I का सम होती है। कल हमने C की सारी बकवास पढ़ी थी और आज हमने I की सारी बकवास पढ़ ली, ठीक है। तो अगर हम, हाँ जी सर, आप एक बार दोबारा से सारा समझा दोगे जल्दी जल्दी, ऊपर से गया। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे को मुद्दा शुरू करना था निवेश फलन, क्योंकि हमने ये बताया था कि समग्र मांग जो है वो C + I का सम होती है। तो C तो हम कल पढ़ चुके थे। सबसे पहले मैंने आपको ये बोला कि निवेश फलन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। मैंने बोला I = FY, इसका मतलब होता है कि निवेश जो है वो आय का फलन होता है। हम कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे ये हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। When income increase, investment increase. When income decrease, investment also decrease, because investment is a function of income. इन्वेस्टमेंट हमारी आय का फलन होता है, आय के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, प्रत्यक्ष संबंध है। फिर मैंने आपको बोला भाई ये 2 तरीके का होता है।
एक होता है प्रेरित और एक होता है स्वायत्त। प्रेरित निवेश कौन सा होता है, पहले मैंने आपको ये बोला, जो भी मैंने ऊपर बताया कि जब इनकम बढ़ने से निवेश बढ़ता है, इनकम घटने से घटता है, तो वो प्रेरित वाला होता है। ऐसे निवेश लाभ कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं और दो तरीके के प्रोड्यूसर होते हैं, निजी और सार्वजनिक। तो लाभ कमाने के उद्देश्य से जो प्रोड्यूसर काम करता है वो निजी वाला कहलाता है। तो ऐसे निवेश, प्रेरित निवेश बेसिकली निजी क्षेत्र के द्वारा जो है किए जाते हैं, और इसलिए इसका जो कर्व है ये ऐसे ऊपर की तरफ बना है, जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इनकम बढ़ने पे निवेश बढ़ रहा है। वहीं पे मैंने आपको दूसरा बताया स्वायत्त निवेश, जो कि मैंने आपको ये बोला कि चाहे इनकम बढ़े चाहे इनकम घटे, ये निवेश स्थिर रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और ऐसे निवेश बेसिकली लाभ कमाने के पर्पज से नहीं, समाज के कल्याण के लिए किए जाते हैं। और क्योंकि ये निवेश लाभ कमाने के लिए नहीं, समाज के कल्याण के लिए किए जाते हैं, तो भाई निजी वाला तो कभी भी समाज के कल्याण के लिए काम करता ही नहीं है। समाज के कल्याण के लिए जो काम करता है वो करता है सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र। तो ऐसे निवेश बेसिकली सरकार करती है, जैसे कि सरकारी स्कूलों का निर्माण, सरकारी हॉस्पिटल का निर्माण। अब जैसे कोई सरकार कोई मान लो हॉस्पिटल बनवा रही है, उसमें मान लो 30 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, तो ये जो अमाउंट सरकार 30 लाख रुपए निवेश कर रही है, ये स्वायत्त निवेश कहलाएगा, क्योंकि सरकार का जो ऑब्जेक्ट है वो लाभ कमाना नहीं है हॉस्पिटल ओपन करके, समाज के कल्याण के लिए ओपन किया जा रहा है। इसी तरीके से अगर कोई स्कूल खुलवाने में 40 लाख रुपए लग रहे हैं, तो ये जो 40 लाख का निवेश सरकार कर रही है, इसके पीछे सरकार का जो ऑब्जेक्ट है वो बच्चों को, समाज का कल्याण होगा, समाज पढ़ेगा लिखेगा, गरीब बच्चों की मदद होगी, ये है, ना कि इससे स्कूल खोल के हजारों की इनकम करना, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सरकार समाज के फायदे के लिए जो भी पैसा निवेश करती है उसको स्वायत्त निवेश कहते हैं। फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा उससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकम बढ़े या घटे, लाभ बढ़े या घटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल बनता है। तो मैंने आपको ये बोला, तो मुझे कौन सा पढ़ना है भाई, मैंने आपको कल पढ़ाया AD = C+I होता है, तो कौन सा आई पढ़ना है मेरे को, प्रेरित वाला या स्वायत्त वाला। तो मैंने आपको ये बोला कि हम पढ़ रहे हैं किन्स का सिद्धांत, और किन्स ने अपने सिद्धांत में ये बोला है कि मेरा जो सिद्धांत है वो भाई अल्पकाल पर आधारित है, शॉर्ट रन पे, बहुत ही कम टाइम पीरियड की मैं बात करता हूँ। कल किसने देखा है किसी को नहीं पता कल क्या हो जाएगा। और इसने अपने सिद्धांत के अंदर कीमत, तकनीक, निवेश, इन सबको कांस्टेंट माना है, स्थिर माना है कि ये चेंज नहीं हो सकते, बिकॉज टाइम पीरियड बहुत ही ज़्यादा कम है। और जब टाइम पीरियड कम होता है तो ऐसी सिचुएशन में ये घटक चेंज नहीं किए जा सकते, इन घटकों को चेंज होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम चाहिए। तो मैंने आपको ये बोला, तो क्योंकि टाइम पीरियड कम है, चेंज नहीं हो सकता, तो आई हमें जो पढ़ना है वो स्वायत्त वाला ही पढ़ना है। तो मेरा जो आई का कर्व बनेगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा। तो हमने कल सी का भी पढ़ा था, हमने कल आई का भी पढ़ा था। तो अगर मैं दोनों कर्वों को जोड़ दूँ, पहले अगर मैं एक तालिका से आपको अगर बना के दिखाऊं, तो मान लीजिए ये आ गया 100, 200, 300, 400, 500, ये मेरी इनकम हो गई। कल मैंने आपको सी बना के दिखाया था, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 40 ले लिया, ठीक है, और उसके बाद मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 120, 200, 280, 360, 440, ठीक है, ये सी हो गया। आपको बेटा ध्यान रखना है ये टेबल किस तरीके से बनानी है, इस टेबल को बेटा घोल कर पी जाइए, क्योंकि आगे यही टेबल चलेगी, यही डेटा मैं यूज़ करूँगा। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, जिसमें मैंने आपको ये सिखाया था कि आय में बढ़ने की जो दर है वो बहुत ही ज़्यादा होती है कंजम्पशन में बढ़ने की दर से। तो मैंने वाई के अंदर जो गैप लिया है वो बेटा 100 का लिया है, और सी के अंदर जो गैप लिया है वो मैंने 80 का लिया है। तो जब भी आप टेबल बनाओ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि y की जो दर है वो ज़्यादा होनी चाहिए c की दर से। मैंने जैसे अगर यहाँ 100 का ले लिया तो c का गैप मेरे को 100 से कम ही लेना है। मैं 90 भी ले सकता था, 95 भी ले सकता था, कोई इशू नहीं है, 100 से कम लेना है। 60, 70, 50, 40, 30 कुछ भी चलेगा, लेकिन 100 से कम। और इनकम जीरो होने पे कंजम्पशन का जो लेवल होता है वो स्वायत्त उपभोग कहलाता है, जो कि यहाँ पे 40 को इंडिकेट कर रहा है। अब मान लीजिए मैंने आई लिख दिया, यहाँ पे आई जो है वो फिक्स रहेगा। मान लीजिए मैंने अपनी मर्जी से
40 40 40 40 40 लिख दिया कि 40 करोड़ रुपए का अर्थव्यवस्था में निवेश हो रहा है। तो इनकम चाहे 100 हो, 200 हो, 300 हो, 400 हो, 500 हो, फर्क नहीं पड़ता, निवेश जो है वो फिक्स रहता है यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर। तो अगर बेटा मैं एडी निकालूंगा तो एडी जो है वो सी प्लस आई का सम होता है। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा 80, 160, 240 एंड 320, 400 एंड 480, तो ये मेरी समग्र मांग आ जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, समग्र मांग अनुसूची भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं इसका कर्व बनाता हूँ, मैंने आपको बोला था अभी तो मैं ऐसे ही आपको बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन कल मैं आपको बताऊँगा। तो अब हमने कल सी का कर्व पढ़ा था, तो सी का जो कर्व है वो हमने पढ़ा था बेटा कुछ इस तरीके से कि भाई ये सी है, जहाँ पे ये जो गैप इंडिकेट कर रहा था ये सी बार को इंडिकेट कर रहा था कि भाई जीवन जीने के लिए न्यूनतम उपभोग जरूरी है। तो ये आ गया 40 जो मैंने यहाँ पे माना है, और बाकी ये ऊपर क्यों जा रहा है ऐसे, ये भी मैंने आपको कल पढ़ाया था। मैंने आपको यहाँ पे ये बताया क्योंकि इनकम का कंजम्पशन के साथ सीधा संबंध होता है, इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती है, और इसका जो स्लोप होता है ये मैंने आपको पढ़ाया था, डेल्टा वाई और डेल्टा सी, इसका जो स्लोप होता है जिसको इस चैप्टर में MPC या B अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, यही इसका स्लोप होता है। MPC की वैल्यू ही बताती है कि उपभोग फलन का ढलान क्या होगा। ये हमने सी पढ़ाया था आपको। अब आज हमने आई पढ़ा। आई मैंने बोला भाई ये एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा ऐसे, इनकम का लेवल कुछ भी हो ये फिक्स रहेगा, स्वायत्त है। अब मुझे इन दोनों कर्वों को जोड़ देना है, ठीक है। तो जब मैं इन दोनों कर्वों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास जो कर्व बन के आएगा वो एग्रीगेट डिमांड का कर्व बन के आएगा। मान लीजिए ये आई है आपका, ठीक है, मान लीजिए ये 40 है, ठीक है जी, और सी भी 40 से स्टार्ट हो रहा है। मान लीजिए ये सी है, ये यहीं से क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि बेटा ये लेवल पे 40 है। ये सी है, ये आई है, मुझे इन दोनों कर्वों को क्या करना है, जोड़ना है। तो जब आप बेटा इन दोनों कर्वों को जोड़ोगे सी और आई को, तो देखिए अब सिंपल सी बात है, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा सी और आई को तो वैल्यू उससे ज़्यादा ही आएगी, 80 आ रही है, इन दोनों का जोड़ है ना एडी। तो जो एडी बनेगा बेटा वो इससे ऊपर बनेगा, वो बनेगा इस तरीके से। ये आपका जो एडी बनेगा ये आपका बनेगा इस तरीके से, इस तरीके से ये कर्व बनेगा, जो कि कभी भी यहाँ से ये शुरू हो रहा है 80 से, क्योंकि सी कभी भी 0 नहीं होगा, ना तो आई होगा ना सी होगा, वो तो सब फिक्स ही है इस चैप्टर के अंदर, इसलिए एडी भी कभी 0 नहीं होगा। आपको बस क्या ध्यान रखना है, आपको बस बेटा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एडी का कर्व कैसे बनता है, सिर्फ एडी का। मैंने पहले आपको सी बताया, फिर मैंने आपको आई बताया, फिर दोनों को जोड़ के एडी बताया। तो इतनी बकवास तो आपको ध्यान नहीं रखनी, आपको बस एक बकवास ध्यान याद रखनी है कि भाई एडी का जो कर्व है ना वो किस तरीके से बनता है, एडी का कर्व है वो इस तरीके से बनता है, बस ये कर्व आपको ध्यान रखना है। ऊपर जो हमने जितनी भी बकवास पढ़ी है वो आपको कुछ लर्न नहीं करना, ना तो सी का याद रखना ना ही आई का ध्यान रखना, बस आपको ये ध्यान रखना है एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, ये होता है। एडी के जो घटक होते हैं सी प्लस आई, आप चाहो तो जो प्रेरित निवेश और स्वायत्त निवेश उसमें जो मैंने आपको बताया वो ध्यान रख सकते हो, बाकी और कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखना ना, बस। और ये जो टेबल मैंने अभी आपको समझाई किस तरीके से मैंने ये टेबल बनाई है ये वाली, क्योंकि यही टेबल पूरे 3 चैप्टर में मैं लेके चलूँगा। टेबल देख लीजिए, पहले वाई में 100 का गैप लिया है, सी में 80 का लिया है, कुछ भी ले सकते हैं बेटा, रट्टा नहीं लगाना, लेकिन 100 से कम लेना है। 60 का भी ले सकते हो गैप, 50 का भी, 40 का भी, 90 का भी, लेकिन 100 से कम, बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। आई कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 20 भी ले सकते हो, 30 भी ले सकते हो, 40 भी ले सकते हो, फिक्स रहेगा हर लेवल पे, और इन दोनों को जोड़ देंगे एडी आ जाएगा। तो एडी का कर्व आपको बस ध्यान रखना है कि एडी का कर्व किस तरीके से बनता है। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये अपवर्ड स्लोपिंग क्यों बन रहा है बेटा, ये भी मैंने आपको कल समझाया था कि क्योंकि ये मान लो वाई से y1 है तो ये एडी से AD1 हो गया। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे समग्र मांग भी बढ़ती है, क्योंकि कल मैंने आपको ये बताया कि कीमत के साथ तो मांग का उल्टा संबंध होता है, कीमत बढ़ने पे मांग घटती है और कीमत घटने पे मांग बढ़ती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ आय के साथ, तो आय के साथ इसका सीधा रिश्ता है,
आय बढ़ने पे मांग बढ़ती है, आय घटने पे घटती है, इसलिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी तक आपने मेरे साथ जो पढ़ा है केवल इतना पढ़ा है कि समग्र मांग क्या होती है, इसके घटक क्या होते हैं, समग्र मांग अनुसूची क्या होती है, भोग क्या होता है, आय क्या होता है। ठीक है, अगर सरकार अपने कुछ शेयर बेच देती है तो सामाजिक कल्याण नहीं होगा भाई, उससे सामाजिक कल्याण नहीं होगा, उससे तो उल्टा नुकसान होता है। जिसको आप जो चीज़ कह रहे हो उसको इकोनॉमिक्स की भाषा में डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब सरकार, जैसे आप सुनते होगे कि सरकार ने रेल बेच दी, ठीक है, वो तो प्राइवेटाइजेशन हो गया पूरा। जब सारे ही शेयर बेच देती है तो प्राइवेटाइजेशन, जब कुछ शेयर बेचती है तो डिसइन्वेस्टमेंट। उससे सामाजिक कल्याण नहीं होता, उससे तो हानि होती है बल्कि। तो ये हो गया पूरा आपका कॉन्सेप्ट समग्र मांग का। टॉपिक का नाम है कि समग्र पूर्ति जो है ये क्या होती है और इसके जो घटक होते हैं ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अर्थ की और फिर हम बात करते हैं इसके घटक की। तो अब हम बात कर रहे हैं समग्र पूर्ति की। ठीक है, समग्र पूर्ति की हम बात कर रहे हैं। समग्र पूर्ति को एग्रीगेट सप्लाई के नाम से जाना जाता है। आपको अगर याद होगा तो कक्षा 11वीं के अंदर व्यष्टि अर्थशास्त्र में पूर्ति नाम का भी हमने एक चैप्टर पढ़ा था, जहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर उत्पादक, एक, क्योंकि व्यष्टि बात करता है एक के रिगार्डिंग, एक उत्पादक एक विशेष कीमत और एक विशेष समय अवधि में वस्तु की कितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार है। किसी पर्टिकुलर कॉमोडिटी की बात करते थे हम, जैसे हमने डिमांड के अंदर पढ़ा कल, बिल्कुल ऐसी सप्लाई के अंदर भी है बेटा। अब समष्टि की हम बात कर रहे हैं तो भाई समष्टि के अंदर एक उत्पादक की बात नहीं चलेगी, सभी उत्पादकों की बात चलेगी। एक अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी उत्पादक हैं, जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, सबकी बात चलेगी। और बेटा व्यष्टि के अंदर हमने केवल एक वस्तु के बारे में बात करी थी, लेकिन हम समष्टि के अंदर सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के रिगार्डिंग की बात करते हैं। यहाँ किसी पर्टिकुलर प्रोड्यूसर और किसी पर्टिकुलर कॉमोडिटी की बात नहीं चलती है। तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो आप ये लिख सकते हो, बहुत ही ईजी इसकी डेफिनेशन है कि एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान, एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान उत्पादन के इच्छित स्तर से है। इससे इजी और इससे आसान डेफिनेशन इसकी कोई भी नहीं होगी। क्या कह रहा है ये, बाकी ये लगा देना इसके आगे कि भाई इसका अभिप्राय, ये लगा दीजिएगा जो भी लगाते हैं, इसका मतलब इसका अभिप्राय एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान उत्पादन के इच्छित स्तर से है। दो वर्ड आपको समझने हैं, पहला जो वर्ड है वो है एक लेखा वर्ष और दूसरा जो वर्ड आपको समझना है, ये आपको समझना है उत्पादन का इच्छित स्तर। तो एक लेखा वर्ष तो आपको समझ ही आ रहा है कि भाई एक साल की बात हो रही है, और दूसरा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो है उत्पादन का इच्छित स्तर। इच्छित स्तर का मतलब क्या होता है, एक अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी उत्पादक हैं, इसका मतलब ये है बेटा कि वो कितना उत्पादन करने की, मैं कितना लिख देता हूँ, कितना उत्पादन करने की सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं। नियोजित है, एक्चुअल नहीं है। हमने इस चैप्टर के अंदर जितनी भी टर्म्स हम पढ़ते हैं ना, आपको ये ध्यान रखना है ये सब प्लान है, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल इससे ज़्यादा भी हो सकता है, एक्चुअल इससे कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक साल के अंदर अंदर एक अर्थव्यवस्था में जितने भी उत्पादक हैं वो कितना उत्पादन करने की सोच रहे हैं कि कितनी प्रोडक्शन की जाए, उसी को ही समग्र पूर्ति कहते हैं। समग्र पूर्ति के अगर हम घटकों की बात करते हैं तो इसके दो ही घटक होते हैं। पहला जो आपका इसके दो घटक होते हैं, एक होता है सी और एक होता है एस। एक होता है सी और एक होता है एस। ये जो सी है आपका, ये वही वाला सी है, ठीक है। अब वो वाला मतलब हमारे वाला सी नहीं, वो वाला मतलब जो कल हमने पढ़ा है, मतलब कि उपभोग, ठीक है। और एस का मतलब जो है यहाँ पे वो है सेविंग। सेविंग का मतलब जो है वो है बचत। तो एग्रीगेट सप्लाई के जो घटक होते हैं
ये होते हैं सी प्लस एस। जबकि बेटा दो बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आधे को तो यही नहीं पता होता कि समग्र मांग के क्या घटक होते हैं और समग्र पूर्ति के क्या घटक होते हैं। तो समग्र मांग के जो घटक होते हैं ये होता है सी प्लस आई और सी प्लस आई, और ए एस का जो होता है ये होता है सी प्लस एस। क्योंकि आधे बच्चों को तो यही कन्फ्यूज़न होती है कि यार ए डी सी प्लस आई होता है, सी प्लस एस होता है, और ए एस सी प्लस आई होता है, क्या होता है? आधों को तो यही कन्फ्यूज़न होती है। तो इसको गोल कर पी जाइए, ए डी सी प्लस आई और ए एस सी प्लस एस। तो सी यहाँ पे उपभोग है और एस यहाँ पे बचत है। तो भाई सी तो हम पीछे पढ़ ही चुके हैं, तो सी को तो और पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, हमें यहाँ पे पढ़ना है बचत। बचत फलन जो है ये क्या होता है? तो जैसे हमने उपभोग फलन पढ़ा था, बिल्कुल इसी तरीके से बचत फलन भी होता है। ठीक है, बचत फलन की अगर हम बात करते हैं तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, एस इज इक्वल टू वाई अपॉन में वाई की, ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारी जो बचत है ना वो डिपेंड करती है हमारी आय पे। इसका मतलब है जो बचत है ना वो इनकम का फलन है। फलन का मतलब इनकम में जैसे जैसे चेंज आएगा वैसे वैसे बचत में चेंज आएगा। हमारी बचत हमारी आय पे डिपेंड करती है। अच्छा जी, ठीक है, डिपेंड करती है। तो आपको यहाँ पे ज़रा क्या बात ध्यान रखनी है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। हमने अभी ऊपर एक तालिका पढ़ी थी, मैंने आपको बोला 0, 100, 200 एंड 300, 400, 500। ठीक है जी, मैंने आपको सी भी बताया। सी मैंने आपको वहाँ पे जो बताया था ये मैंने आपको बताया। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा था 40, 120, 200 एंड 280, 360, 440, ये मैंने सी लिख दिया था। आपको बेटा सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि हमारी जो आय होती है ना, आय को इस चैप्टर में वाई से डिनोट करते हैं, उसका या तो कंजम्पशन होती है या सेविंग होती है। हमारा पैसा केवल दो ही जगह जाता है, या तो कंजम्पशन में या सेविंग में, और कहीं नहीं जाता। ठीक है, तो अगर मुझे एस निकालना है, एस, तो एस कैसे निकलेगा? वाई में से सी को घटा देंगे तो एस निकल जाएगा। बचत का जो फॉर्मूला बन जाएगा भाई, ये सी प्लस का इधर आके माइनस का बन जाएगा, तो वाई माइनस सी इज इक्वल टू एस। तो कर देते हैं, माइनस का 40, माइनस का 20, 0, 20, यहाँ पे 20 आ जाएगा, 40, 60, ये आ गया। तो यहाँ पे आपको 3-4 बातें बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तो इनकम के जीरो होने पे कल मैंने आपको ये बोला, उपभोग का जो लेवल होता है वो तो बेटा क्या कहलाता है? वो तो कहलाता है स्वायत्त उपभोग। ठीक है, वो क्या कहलाता है? स्वायत्त उपभोग। और इनकम के जीरो होने पे बचत का जो लेवल होता है इसको माइनस के एस बार से इंडिकेट किया जाता है, माइनस के एस बार से। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको ऋणात्मक बचत कहते हैं। ऋणात्मक बचत ये भी है, ऋणात्मक बचत ये भी है। ऋणात्मक बचत ये दोनों ही हैं। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? इन दोनों को हम जो है नेगेटिव की आ रही है ये, इन दोनों को ही ऋणात्मक बचत बोलेंगे। ठीक है, बट ऋणात्मक बचत का मतलब होता है डिस सेविंग का मतलब होता है कि जो पैसे हमने सेव कर रखे थे उसका मैंने उपभोग कर लिया। अबे मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ और 120 रुपये उड़ा रहा हूँ, तो 20 रुपये कहाँ से आ रहे हैं भाई? जब कमाई 100 रुपये रहा हूँ तो 120 रुपये कैसे उड़ा रहा हूँ? तो 120 रुपये मैंने 20 रुपये जो मैंने जमा कर रखे होंगे, कहीं सेविंग कर रखी होगी, उसका यूज़ कर रहा हूँ। मैं 0 रुपये कमा रहा हूँ लेकिन 40 रुपये उड़ा रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हैं भाई 40 रुपये? अपनी बचत का यूज़ कर रहा हूँ, अपनी सेविंग का यूज़ कर रहा हूँ। तो केस 1 और केस 2 में जो बचत आ रही है उसको डिस सेविंग कहते हैं, और इनकम के जीरो होने पे जो बचत होती है उसको माइनस एस बार कहते हैं। बेटा इसको माइनस एस बार नहीं बोलेंगे, माइनस का जो 20 है इसको एस बार नहीं बोलेंगे। ध्यान रखना, दोनों डिस सेविंग हैं, बट माइनस का एस बार कौन सी होती है? इनकम जीरो होने पे सेविंग का जो लेवल होता है उसको माइनस एस बार कहते हैं।
क्या मतलब कि ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इनकम जीरो होने पे कंजम्पशन कैसे पॉसिबल हो पाई, इसका यूज़ करके। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सी बार, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे, सी बार और माइनस का एस बार ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। कब? जब आई जो है, वाई जो इस चैप्टर के अंदर है, जब जीरो होती है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ध्यान रखना। भाई मैं जीरो इनकम पे 40 का उपभोग कैसे कर रहा हूँ? अपनी बचत का यूज़ करके कर रहा हूँ। तो इनकम के जीरो होने पे कंजम्पशन का जो लेवल होता है वो तो सी बार होता है, और एस का जो लेवल होता है उसको माइनस का एस बार कहते हैं, और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। मतलब कि ये जो 40 है ये बराबर है माइनस के 40 के। मैं 40 का उपभोग कर पाया अपनी बचत का यूज़ करके, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा है क्योंकि मैंने इसको यूज़ कर लिया है। तो ये दोनों आपस में बराबर है, दोनों हैं तो 40। कब? जब इनकम जीरो है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सी बार और माइनस का एस बार बराबर होते हैं। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ती है। मतलब इनकम का प्रत्यक्ष संबंध होता है सेविंग के साथ, ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। और तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या ध्यान रखना है कि जो सेविंग है ना वो भाई ऋणात्मक हो सकती है। सेविंग ऋणात्मक हो सकती है, सेविंग जीरो भी हो सकती है। सेविंग हमेशा कम रहती है वाई से, बट एस डज नॉट ग्रेटर देन वाई। ये चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती। बल्कि कल हमने क्या पढ़ा था? कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा हो सकता है। कल हमने ये पढ़ा था सी ग्रेटर देन वाई पॉसिबल है, लेकिन एस ग्रेटर देन वाई कभी भी पॉसिबल नहीं है। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। और ये हम इस तालिका में देख भी रहे हैं। भाई मैं जीरो लेवल ऑफ इनकम पे 40 की कंजम्पशन कर रहा हूँ, कंजम्पशन है 40 की और इनकम है जीरो, सी इज़ ग्रेटर देन वाई। तो भाई कंजम्पशन है 120 की और उपभोग कर रहा हूँ 100 का, सी इज़ ग्रेटर देन वाई। तो सी वाई से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बेटा एस वाई से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। ये चार बातें, ये और ये एस के रिगार्डिंग आपको जो है ध्यान रखनी है। एस नेगेटिव हो सकता है, एस जीरो हो सकता है, एस पॉजिटिव हो सकता है, कभी भी आई से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई बचत आय का भाग होती है। क्योंकि बचत आय का भाग होती है। इसका मतलब क्या होता है? बचत आय का भाग होती है। इसका ये मतलब होता है कि भाई अगर मेरे पास 2000 रुपये हैं तो मैंने बोला हमारी जो इनकम होती है या तो वो कंज्यूम हो जाती है या तो वो सेव हो जाती है। तो अगर मेरे पास 2000 रुपये हैं, मैंने उसमें से 1500 कंज्यूम कर लिए और 500 सेव कर लिए, तो भाई ऐसा क्या हो सकता है मेरी इनकम 2000 है और मैं 3000 सेव कर लूँ? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। अबे जब इनकम ही 2000 है तो 3000 कैसे सेव हो जाएंगे? नहीं हो सकते। इनकम में से ही तो सेव करूँगा। बचत आय का भाग होती है, मतलब इनकम में से ही तो सेव करूँगा, तो वो उससे ज़्यादा कैसे हो जाएगी? इनकम हमेशा ग्रेटर देन रहती है बचत से। इसीलिए अगर हम इसके वक्र की बात करते हैं तो इसका जो वक्र है वो किस तरीके से बनता है? इसका जो वक्र है ये बेटा इस तरीके से बनता है, ये इस तरीके से बनता है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है। तो इसलिए इसका जो कर्व है वो इस तरीके से बनता है, ऐसे। ये इस तरीके से इसलिए बना है क्योंकि ये जीरो हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है ये नेगेटिव का वाई एक्सिस होता है, अगर आपको ग्राफ याद हो तो ये यहाँ से शुरू होता है बेटा, ओरिजिन के नीचे से, क्योंकि सेविंग जीरो हो सकती है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट किस चीज़ को डिनोट करता है? ये वाला जो पार्ट है ये डिनोट करता है ऋणात्मक बचत को। ये डिस सेविंग को जो है यूज़ शो करता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वाला जो पार्ट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? इस पॉइंट पे बचत जो है वो जीरो है बेटा, बचत जो है वो जीरो है। ये यहाँ देखिए, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? 200 रुपये कमा रहा हूँ और 200 रुपये उड़ा रहा हूँ, ज़िंदगी के मज़े ले रहा हूँ।
₹200 कमा रहा हूँ, ₹200 उड़ा रहा हूँ, बचत जीरो है, एक भी नहीं कर रहा। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अगर वो आपसे पूछता है, इस पॉइंट को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु कहते हैं इस पॉइंट को हिंदी में। क्या बोला मैंने? समविच्छेद, समविच्छेद, या आप इसको समता बिंदु के नाम से। हाँ जी तो भैया किससे कहते हैं, वही दोबारा बताना। एक मिनट रुकिए। इसको जो है ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं इंग्लिश में, और समविच्छेद बिंदु या समता बिंदु कहते हैं हिंदी में। कई बार पूछा है कि समविच्छेद बिंदु या समता बिंदु क्या होता है, तो आप इसकी दो तरीके से डेफिनेशन लिख सकते हो। मैं दोनों तरीके से आपको इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ कि अगर वो आपसे पूछ ले कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, तो दो तरीके से आप लिख सकते हो। या इसका अर्थ अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसका अर्थ पूछ ले तो आप लिख सकते हो। सबसे आसान क्या है? सबसे आसान ये है, इसकी डेफिनेशन अगर इसकी पूछ ले कि भाई जहाँ पे बचत जो है वो जीरो होती है, ये लिख दोगे। जहाँ बचत जीरो होती है वो समविच्छेद बिंदु होता है। या ये नहीं लिखना चाहते तो ये लिख सकते हैं इसके अर्थ में, जहाँ c इज इक्वल टू वाई होता है, ये लिख दो। 200 कमा रहा हूँ, 200 उड़ा रहा हूँ, जहाँ उपभोग आय के बराबर होती है वो समविच्छेद बिंदु होता है, या जहाँ बचत जीरो होती है। तो बात तो एक ही है। अबे जब उपभोग आय के बराबर है तो बचत तो जीरो ही है ना। तो ये भी लिख सकते हो जहाँ आय उपभोग के बराबर है वो समविच्छेद बिंदु है, या ये भी लिख सकते हो जहाँ बचत जीरो होती है वो समविच्छेद बिंदु है। तो इसका जो कर्व है वो आपका इस तरीके से बनता है। ये ऋणात्मक बचत और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला धनात्मक बचत कहलाता है। धनात्मक बचत का मतलब है कि आप इनकम का कुछ पोर्शन सेव कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका धनात्मक बचत हो गया। तो सी का तो बेटा हमने ऊपर पढ़ ही लिया था, और एस का हमने अभी पढ़ लिया। तो मैंने आपको ये बताया कि एडी का जो एस के जो घटक होते हैं वो होते हैं दो, एक होते हैं सी और एक होते हैं एस। ये दोनों होते हैं। सी का मैंने पढ़ ही लिया, एस का मैंने पढ़ ही लिया। तो अगर बेटा मैं एएस का वक्र बनाना चाहूँ, एग्रीगेट सप्लाई का अगर मैं कर्व बनाना चाहूँ, तो इसका कर्व किस तरीके से बनेगा? तो बेटा आपको घोल कर आना है, घोल कर पी जाना है, घोल कर। तीनों चैप्टर के अंदर दो डायग्राम बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ दो, और कुछ आपको ध्यान नहीं रखना, दुनियादारी कुछ नहीं, बस दो कर्व। पहला मैंने आपको बताया था एडी का, और अब मैं आपको बता रहा हूँ एएस का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एएस का जो कर्व है वो इस तरीके से बनता है, एग्रीगेट सप्लाई, और ये जो बनता है ये 45 डिग्री के एंगल पे बनता है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि जो सम है ये सी प्लस एस का सम होता है। ये बात आपको जो है बेटा घोल कर पी जानी है, घोल कर। और ये ऐसे बनेगा ओरिजिन से, और एडी भी मैं इसी के साथ बना देता हूँ। एडी का जो कर्व बनता है, एडी का, ठीक है, चलो वो ऊपर मैंने आपको बता दिया, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे वो वहाँ पे आ जाएगा। तो बेटा एडी का जो कर्व है, मैं चलो यहाँ पे बना देता हूँ छोटा सा। एडी का जो कर्व है वो ओरिजिन से ऊपर से बनता है, और एएस का जो कर्व बनता है, एडी का कर्व इस तरीके से बनता है, ठीक है, यहाँ से, और एएस का बनता है ऐसे। दोनों कर्वों को घोल कर पी जाइए, क्योंकि आगे जितने भी डायग्राम बनने जाएंगे, ये और ये, पीछे सी का याद रखो या ना रखो, एस का याद रखो या ना रखो, आई का याद रखो या ना रखो, लेकिन ये दोनों डायग्राम आप घोल कर पी जाइए, क्योंकि बच्चों को इस चैप्टर के अंदर बेटा बुक का एक भी डायग्राम आपको नहीं समझना है, एक भी नहीं समझना, एक भी डायग्राम आपको ना समझना, क्या वो आएगा ही नहीं समझ, खासकर टीआर जैन का, ठीक है। तो वो आपको समझ भी वैसे भी नहीं आएगा अगर उसको समझना चाहोगे तो, ठीक है। हाँ, जब किसी अर्थव्यवस्था में बचत जीरो होती है तो उसको समता बिंदु कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं, संजू क्या कह रहे थे आप, बोलिए। सर मुझे पूछना है c -x बार है तो इक्वल है कैसे, एक बार फिर से बता दो। c इज इक्वल टू नहीं बेटा, c बार इज इक्वल टू माइनस का s बार है, c नहीं, c बार इज इक्वल टू। मैंने आपको ये बोला कि जब इनकम जीरो है, जब इनकम जीरो है तो मैं 40 का कंजम्पशन, जब मैं 40, हाँ c नहीं है, c बार है, इनकम के जीरो होने पे
कंजम्पशन का जो स्तर होता है वो हमने कल पढ़ा था, उसको सी बार कहते हैं, स्वायत्त उपभोग। तो मैं इनकम, जीरो इनकम पे 40 रुपये का मैं उपभोग कैसे कर पा रहा हूँ? मैं अपनी बचतों का यूज़ कर रहा हूँ, डिस सेविंग कर ली मैंने। 40 रुपये जो मेरी गड्डियाँ बैंकों में जमा थी उसका मैंने यूज़ कर लिया होगा। अब आपको यहाँ पे ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है, ये दोनों कर्व आप घोल कर पी जाएंगे। आपको अभी टीआर जैन में से कोई सा भी कर्व नहीं पढ़ना अभी तक, बस ये दोनों डायग्राम ये भी आपको सिर्फ दिमाग में रखने हैं। पढ़ना कौन सा है वो मैं आगे बताऊंगा, ये भी सिर्फ दिमाग में रखने हैं कि एडी का ऐसे कू और एएस का ऐसे कू, ये ओरिजिन से, ये ओरिजिन से ऊपर, बस पीछे ऊपर आपको सी का, एस का, आई का याद रखना है, रखो, नहीं रखना मत रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा यहाँ पे एक मुद्दा क्रिएट होता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे कि भाई इसके जो घटक होते हैं, इसके जो घटक होते हैं, मैंने बोला एएस के जो घटक होते हैं ये सी प्लस एस होता है। सर डिस सेविंग के ग्राफ में कौन सा एस है और एस बार वाला है जब सी बार होता है? बेटा यहाँ पे जो ये है ना, यहाँ पे अभी मेरे डायग्राम के अंदर ये जो दो डिस सेविंग हो रही है, माइनस का 40 भी है और 20 भी है, ठीक है। तो अगर आप अभी ऐसे देखना चाहेंगे कि कहाँ से कहाँ तक माइनस का एस बार है और कहाँ से कहाँ तक दूसरा है, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पे दो जो हैं, दो लेवल पे ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो है बेटा, ये माइनस का एस बार है, ठीक है। ये वाला, ये तो माइनस का एस बार है, और उसके बाद जो है वो उसके नीचे वाला है, ये वाला जो ये -20। आपको ये समझना है, मैंने बोला कि समग्र मांग के, समग्र पूर्ति के जो घटक होते हैं वो सी प्लस एस होते हैं। अब जरा बेटा 1 मिनट बाद दिमाग की बत्ती जला देंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है। मैंने बोला कि समग्र पूर्ति के जो घटक हैं वो सी प्लस एस होता है, और मैं आपको ये भी बोले जा रहा हूँ इतनी देर से कि हमारी जो इनकम होती है वो या तो कंज्यूम होती है या वो सेव होती है। तो आप यहाँ देखो, मैं यहाँ भी तो यही चीज़ कह रहा हूँ, यहाँ भी यही चीज़ कह रहा हूँ कि हमारी जो आय होती है या तो वो भोग होती है या वो सेव होती है। और मैं ये भी यही कह रहा हूँ कि समग्र पूर्ति का जो घटक होता है वो या तो सी होता है और एस होता है। मतलब कि इन दोनों कंक्लूजन से क्या निकल के आ रहा है कि भाई ए एस इज इक्वल टू वाई होता है, यही तो कंक्लूजन निकल रहा है। इसका भी घटक सी प्लस एस है और इसका भी घटक सी प्लस एस है, दोनों के घटक सी प्लस एस है। तो मतलब कि जो समग्र पूर्ति होती है, समग्र पूर्ति वही बेटा वाई क्या है इस चैप्टर के अंदर, आय का मतलब राष्ट्रीय आय, देश की आय की बात चल रही है। तो समग्र पूर्ति राष्ट्रीय आय के बराबर होती है, राष्ट्रीय आय के बराबर, ये बात आपको घोल कर पी जानी है। समग्र पूर्ति राष्ट्रीय आय के बराबर होती है और समग्र मांग किसके बराबर होती है? समग्र व्यय के, कल हमने पढ़ा था समग्र व्यय के। ये बात आपको बेटा ध्यान रखनी है, दो इम्पॉर्टेंट, कि एएस इज इक्वल टू वाई होता है और एडी इज इक्वल टू एई होता है। और एएस का जो घटक है वो बेटा सी प्लस एस होता है, जबकि एडी या एई का जो घटक है ये सी प्लस आई होता है। क्योंकि आधी कन्फ्यूज़न तो बच्चे इसी में ही खो जाते हैं कि यार कौन किसके बराबर है, कौन किसका घटक है। तो ये तो बेटा आपको घोल कर पी जाना है। अब ऐसा क्यों होता है, समग्र पूर्ति राष्ट्रीय आय के बराबर क्यों होती है? तो उसका मुद्दा पीछे हमने आय का चक्रीय प्रवाह पढ़ा था, वहीं पे आ जाइए। आय का चक्रीय प्रवाह, अगर आपको याद हो बेटा, मैंने आपको जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको वहाँ पे ये बोला था कि अगर ये समझ में आएगा तो ही आपको आगे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो अब ज़रा इसी मुद्दे पे आ जाइए, इसी का यहाँ पे यूज़ होने वाला है। मैंने आपको इसकी 3 स्टेजेस बताई थी, अगर आपको कुछ याद हो तो। मैंने आपको ये बताया था कि भाई पहले जो है ना उत्पादन होता है, उत्पादन के बाद आय का सर्जन होता है और आय के बाद व्यय का सर्जन होता है, यही मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था इसकी मान्यता के अंदर कि भाई मैं 2 सेक्टर मॉडल की बात कर रहा हूँ, 2 सेक्टर मॉडल की, जहाँ पे बचत नहीं होती है, अगर आपको कुछ याद हो, इसकी मान्यता के अंदर बताया था। और अभी मैं आपको समग्र पूर्ति पढ़ा रहा हूँ तो मैं 2 सेक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अब ज़रा यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, अब हम यहाँ पे ये समझेंगे
अब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि आखिर ये दोनों बराबर कैसे हैं। तो मैंने आपको ये समझाया था कि पहले उत्पादन होता है, पहले परिवार क्षेत्र उपभोक्ता क्षेत्र को कारक सेवाएं देता है, फिर उत्पादक के पास जब कारक सेवाएं आ जाती हैं तो वो प्रोडक्शन करता है। तो मान लो उसने 3 लाख की प्रोडक्शन करी। 3 लाख की प्रोडक्शन करने का मतलब क्या है कि वस्तुओं और सेवाओं का जो मॉनेटरी वैल्यू है, जो मौद्रिक मूल्य है, वो 3 लाख रुपए है। फिर उत्पादक क्षेत्र परिवार क्षेत्र को पेमेंट करता है जिससे आय का सर्जन होता है, और वहाँ मैंने आपको ये बताया था कि उतनी ही इनकम जनरेट होगी जितना प्रोडक्शन हो रहा है, और उपभोक्ता भी उतना ही खर्च करेगा जितना उसके पास आय है, क्योंकि हमने ये मान लिया था कि बचत नहीं हो रही। उत्पादन, आय और व्यय ये सब आपस में क्या हैं, ये सब आपस में बेटा बराबर होते हैं। ये हमने वहाँ पे पढ़ा था। तो ये जो है ना, ये इसी को आप मान लीजिए समग्र पूर्ति, और ये क्या है बेटा, ये है वाई। तो एस और वाई ये आपस में बराबर होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है इस वजह से कि क्यों, आखिर कब क्वेश्चन में पूछ लेता है बेटा कि समग्र पूर्ति और राष्ट्रीय आय जो है आखिर आपस में बराबर कैसे होते हैं, क्यों बराबर हैं। तो इसलिए बराबर हैं। तो एस का जो घटक है वो सी प्लस एस है, और वाई का जो घटक है वो भी सी प्लस एस है, ठीक है। और मुद्दा जो है इसका जो बेस है वो है आय का चक्रीय प्रवाह, वो कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे यूज़ होगा। उसी की वजह से ही एस और वाई ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, कौन किसके घटक होते हैं। आपने बेटा अभी हमारे साथ समग्र मांग और इसके घटक और समग्र पूर्ति और इसके घटक, ये मुद्दा आपने पूरा पढ़ लिया है। उपभोग फलन, बचत फलन, अच्छा एक चीज़ रह गई है बेटा, अगर आपको जैसे कल ने उपभोग फलन का रूप पढ़ा था, इसी तरीके से अब हमें जो है बचत फलन का बीजगणितीय रूप पढ़ना है कि बचत फलन का बीजगणितीय जो रूप होता है वो क्या होता है। तो बचत फलन का जो बीजगणितीय रूप होता है वो होता है कुछ इस तरीके का, माइनस का एस बार प्लस एम पी एस वाई, ये जो है बचत फलन का बीजगणितीय रूप होता है। अब ये जो है बेटा किस चीज़ को शो कर रहा है, ये ज़रा समझिए, ये किस चीज़ को शो कर रहा है। जैसे उपभोग के कल हमने पढ़े थे 2 पार्ट होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से बचत के भी 2 पार्ट होते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये बेटा डिस सेविंग को डिनोट कर रहा है, ऋणात्मक बचत को, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये बेटा आपका शो कर रहा है कि इनकम बढ़ने पे सेविंग जो है वो कितनी बढ़ेगी, ये इस चीज़ को शो कर रहा है। क्वेश्चन ये है भाई, ये एमपीएस क्या होता है। कल हमने उपभोग फलन पढ़ा था सी बार प्लस एमपीसी वाई, तो मैंने वहाँ पे आपको ये बताया था कि ये जो एमपीसी है ना, ये क्या है, ये एमपीसी जो है ये बेटा उपभोग फलन का ढलान है। एमपीसी की वैल्यू बताएगी कि सी का कर्व कैसे बनेगा। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पे जो है माइनस का एस बार प्लस एम पी एस वाई जो है, यहाँ पे एम पी एस क्या है, एम पी एस जो है वो आपका बचत फलन का ढलान है। बचत फलन का एम पी एस की वैल्यू बताएगी कि एस का कर्व जो है कितना फ्लैटर बनेगा और कितना स्टीपर बनेगा। स्लोप किस चीज़ के लिए यूज़ किया होता है मोस्टली, कर्व कितना फ्लैटर कितना स्टीपर बनेगा। इसको लिखने के बेटा कई सारे तरीके होते हैं, बट ये इसकी मेन इक्वेशन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी एमपीसी क्या होता है, एमपीएस क्या होता है, एपीसी एपीएस क्या होता है, ये 4 टर्म है जो कि कल हम जो है बात करने वाले हैं इन 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म के ऊपर। बट अभी तक हमने जितनी भी बकवास पढ़ी है ये बात आपको दिमाग में सेट कर लेनी है, क्योंकि बिना इतनी बकवास के आगे आपको कुछ भी मुद्दा समझ में नहीं आने वाला है। जिसने भी वीडियो नहीं देखी है, कल की अगर क्लास मिस हो गई है और आज की भी अगर मिस हो गई है, ढंग से नहीं ले पाए हो, तो भैया इसको देख लीजिए, वरना आगे क्लियर नहीं हो पाएगा जब तक पीछे का मुद्दा क्लियर नहीं होगा। आपको बेटा ये ध्यान रखना है कि केवल और केवल C इज इक्वल टू सी बार, केवल इस चैप्टर के अंदर MPC जो है केवल उसको B से डिनोट करते हैं, केवल MPC को। आप बेटा इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, MPS को इस चैप्टर में B से डिनोट नहीं करते, ओनली MPC, ये बात ध्यान रखनी है।
MPC को B लिख सकते हैं, MPS को B नहीं लिख सकते। MPS का इस चैप्टर में कोई भी हाँ ये लिख सकते हैं, मैं ये वो लिख सकता हूँ, वो आगे कॉन्सेप्ट आएगा। ये लिख सकते हो आप इसको 1 माइनस B इज इक्वल टू वाई। और ऐसा क्यों लिख सकते हो? क्योंकि MPC और MPS दोनों एक के बराबर होते हैं, इतना तो आपने जो है पढ़ा होगा। इस वजह से मैं इसको ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ मैं इसको 1 माइनस B, पर B नहीं लिख सकता। MPS का कोई भी सिंबल नहीं होता है। और भी इसको लिखने के कई सारे तरीके होते हैं, बट मेन इक्वेशन याद रखिए, इतना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं। मेन वाली याद रखिए, वही यूज़ होगी मोस्टली।